वेलकम फ्रेंड्स। और हम लोग आज थोड़े और लीनियर चार्जेस के केसेस देखेंगे। ठीक है, तो वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। ये एक लीनियर चार्ज है, कोई कंडक्टर हो सकता है जिस पर हमने टोटल चार्ज Q दिया है। इसकी लेंथ L है और अभी ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो दिया गया चार्ज Q है ये इस कंडक्टर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है कंडक्टर के सरफेस पर। तो एक तरह से ये लीनियर चार्ज है। लीनियर चार्ज मतलब हमारा गिवन चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। टोटल L लेंथ पर Q चार्ज है प्लस Q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पर Q/L चार्ज हो रहेगा और इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब है कि पर यूनिट लेंथ पर इतना चार्ज है। चलो ठीक है, ये तो सब बहुत नॉर्मल बात है। अब ये हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा हुआ है और ये इसके इस पॉइंट से D डिस्टेंस पर बिल्कुल इसके स्ट्रेट में एक और पॉइंट है जिसका जो है P। ओके, जो है P। एक तरह से इस लीनियर चार्ज से जो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है बिल्कुल उसी एक्सिस पर एक पॉइंट है P जो इस सिरे से D डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है, तो हमको इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। हमने जो पढ़ा अभी तक 4πε0 Q/r²। किसी चार्ज Q के चलते अगर कोई चार्ज Q है लेकिन ये यहाँ पॉइंट चार्ज है, हमेशा याद रखना ये फार्मूला केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही सही है, एक डायरेक्शन। तो किसी चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो किसी चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन ऐसे करते हैं जहां ये चार्ज Q एक पॉइंट चार्ज होता है। क्या होता है? एक पॉइंट चार्ज है। ये इस फार्मूले की लिमिटेशन है, यानी ये फार्मूला केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही यूज कर सकते हैं। अब ये चार्ज तो पॉइंट है नहीं, ये चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है लीनियरली, मतलब पॉइंट चार्ज के बजाय एक फैला हुआ चार्ज है। तो क्या करेंगे, इस पर हम एक पॉइंट बनाते हैं, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। अब वो पॉइंट चार्ज ऐसे लेते हैं कि मान लो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट की इस P से डिस्टेंस है x और इसके बगल में हमने एक और पॉइंट लिया और उस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी है हमारी dx। कुल मिला के हमने ये एलिमेंट लिया एक dx लेंथ का हमने एक एलिमेंट लिया, लेंथ dx, वेयर dx टेंडिंग टू 0 नॉट 0, मतलब लगभग 0 के बराबर लंबाई का लेंथ का हमारा ये एलिमेंट है dx। नॉट 0, 0 होना और 0 जैसा होना दोनों अलग बातें हैं। तो ये 0 जैसा है, मतलब ये जो dx लेंथ है वो बिल्कुल पॉइंट जैसा है। लेंथ dx एज ए पॉइंट जैसा है। तो इस dx लेंथ वाले एलिमेंट पर जो चार्ज होगा वो एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा जितना ये dx लेंथ पर चार्ज होगा। अभी हमने देखा कि टोटल L लेंथ पर Q चार्ज है
तो यूनिट लेंथ पर Q/L यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी इतनी है, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज इतना है तो dx लेंथ पर चार्ज है, dx लेंथ पर चार्ज कितना आ जाएगा Q/L dx, यानी ये जो चार्ज आया ये हमारा उसी dx लेंथ वाले एलिमेंट पर चार्ज है। तो चार्ज ऑन एलिमेंट dx, तो dx लेंथ वाला वही जो एलिमेंट है उस पर टोटल चार्ज निकल आया इतना। इसको थोड़ी देर के लिए हम लिख देते हैं dq मतलब एक पॉइंट चार्ज जैसा, और ये बिहेव करेगा एक पॉइंट चार्ज जैसा, जैसा कि हमने वहाँ बताया। करेक्ट। तो अब इस dq एलिमेंट यानी जो dx लेंथ का है उसके चलते अब आप इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस फार्मूले का यूज करके आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ये फार्मूला केवल पॉइंट चार्ज के लिए सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू द डिस्चार्ज, फिर चार्ज लेंथ dx वाला चार्ज जिसका चार्ज इतना है, तो वो आ जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जानते ही हैं चार्ज की वैल्यू, यहाँ पॉइंट चार्ज हमारा dq है अपॉन डिस्टेंस, इससे यहाँ की डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर, और अगर ये डायरेक्शन जो भी होती मान लो आई कैप, मान लो ये एक तरह से मान लो x एक्सिस है तो आई कैप लिख सकते थे, वरना आप केवल x कैप लिखकर भी काम चला सकते हैं। x कैप मतलब कि x जो है डिस्प्लेसमेंट उसकी दिशा में डायरेक्शन। इस P पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी इससे दूर, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट से दूर और निगेटिवली चार्ज एलिमेंट के ओर होता है, तो आप जानते ही हैं। तो पहले हम निकाल रहे हैं केवल इस dx एलिमेंट के चलते फील्ड, तो उसको थोड़ा सा d लिख देते हैं क्योंकि अभी डिफरेंशियल अमाउंट में है, और इसको हम एक डायरेक्शन दे देते हैं x कैप। इससे कोई हमको कैलकुलेशन नहीं करना इस पर, ये सिर्फ एक यूनिट वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन है उनमें। हमारा फंडा तो यहीं पर है, फोकस। अब देखो dq की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq वो चार्ज Q/L और ये dx/x स्क्वायर। ये तो हुआ चार्ज केवल किसके चलते, ये तो हुआ चार्ज केवल इस छोटे से एलिमेंट के चलते। अब ये जो पूरा जो वायर है या ये कह लो ये पूरा लीनियर चार्ज जो है वो यहाँ से और यहाँ तक फैला हुआ है, वो इस सिरे से इस सिरे तक फैला हुआ है, ठीक है। अभी इस एलिमेंट का जो पोजीशन था P पॉइंट से वो x था। अगर हम यही एलिमेंट यहाँ पर होता, मतलब ये पूरा कॉन्टीन्यूअस है ना, तो थोड़ी देर के लिए अगर यही एलिमेंट यहाँ पर लिए होते तो यहाँ से P की डिस्टेंस क्या थी, केवल d थी। और अगर यही एलिमेंट हम यहाँ पर रखते तो यहाँ से P की डिस्टेंस L + d थी। तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, तो हमको लिमिट मिल गई क्या, x इक्वल, अगर ये यहाँ होता तो x इक्वल टू d टू x इक्वल टू x + d L + d, इस सिरे से इस सिरे तक। तो अगर ये एलिमेंट यहाँ होता यहाँ पे, तो तब इस एलिमेंट, अगर यही ये एलिमेंट तो हमने एक पूरे लीनियर चार्ज का एक छोटा सा एलिमेंट एक वेरिएबल डिस्टेंस पर ले लिया है कहीं भी, लेकिन एक्चुअली हमारा लीनियर चार्ज कह लो या ये वायर या कंडक्टर जो भी कह लो, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो इसका मतलब कि हम ये एलिमेंट चार्ज वेरी करा रहे हैं एक तरह से पूरे रॉड पर। तो ये अगर यहाँ पर हम लेते तो यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट की थी P, यानी x हो जाता हमारा यहाँ पर केवल d। अगर यहाँ लेते तो ये x आ जाता केवल d, और यही एलिमेंट जब यहाँ लेते
तो इस एलिमेंट से P की दूरी आती L प्लस डी, लेकिन एलिमेंट की दूरी हमने वेरिएबल लिया है x, तो यानी यहाँ पर जब हम लेते यहाँ पर, तो यहाँ पर लेते तो यही x हो जाता L प्लस डी वेरिएबल, तो इसीलिए लिमिट हमारी मिल गई। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ दिस एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द दिस एलिमेंट। ओके, तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L dx बाई एक्स स्क्वायर, इतना आया। वो तो आगे डायरेक्शन है, उसको आप आराम से ऐसे लिख सकते हो, उससे कोई वो इंटीग्रेशन में काम नहीं आता, वो एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट ए डायरेक्शन। और x की वैल्यू मतलब लिमिट है हमारी d से x इक्वल टू एल प्लस डी। तो ये सब कांस्टेंट हैं, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन x इक्वल टू डी से x इक्वल टू एल प्लस डी, और इसका कितना आ जाएगा, अभी लिख लो एक बार, और ये तो डायरेक्शन है। तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l हो गया। इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा -1/x इंटीग्रेशन, और लिमिट लगा देंगे x इक्वल टू डी से x इक्वल टू एल प्लस डी। एक बार ये लिख देंगे, एक बार वो लिख देंगे, तो आ जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और ये आ जाएगा आपका -1 बाई एल प्लस डी और +1 बाई डी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, ये तो आएगा ही q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और ये आ जाएगा आपका नीचे l इंटू डी इंटू एल प्लस डी, इतना। ये कितना आ जाएगा, l प्लस डी माइनस डी यानी l। तो ये, और आप कोई भी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन लिख देंगे, और ये आपका आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से। पहले भी हमने जम के इंटीग्रेशन पर काम किया है, ये भी एक केस था लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, आप बिल्कुल सावधानी वहाँ रखनी है जहाँ पर हम लिमिट निकालते हैं, कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। अगर आपका वो पार्ट सही है, आपने लिमिट सही से निकाल लिया है, आपने विजुअलाइज कर लिया है कि करेक्टली कि लिमिट कैसे वेरी करेगी, तो आपका क्वेश्चन या कह लो कि आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, आप सही दिशा में जा रहे हैं। एलिमेंट को वेरी कराते हैं और पूरे स्ट्रक्चर की मतलब देखते हैं कि कितना वेरी करेगा कोई वेरिएबल। जैसे यहाँ वेरिएबल था हमारा x, तो ये एलिमेंट को पूरे कंडक्टर के पूरे इंड टू इंड वेरी कराते हैं और देखते हैं ये x तब कितना हो जाएगा। जैसे ये एलिमेंट था, इसकी डिस्टेंस हमने x रखी, यहाँ पर वेरिएबल केवल x है, तो ये एलिमेंट फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, एक तरह से पूरे वायर का समय, वायर यहाँ से यहाँ तक है ना, कंडक्टर या लीनियर चार्ज जो भी आप कह लो। तो जब हम इस एलिमेंट को यहाँ रख कर देखते हैं तो ये x केवल इतनी रह जाएगी। x है क्या, P पॉइंट से इस एलिमेंट की दूरी। ये एलिमेंट जब हमने यहाँ रखा तो P पॉइंट से इस एलिमेंट की दूरी केवल d, और जब यही एलिमेंट को हमने यहाँ रखा इस सिरे पर, तो देखा P पॉइंट से इस एलिमेंट की दूरी है l प्लस डी, और हम दूरी कौन सी ले रहे हैं, x, तो x की लिमिट एक हो गई d, और एक अपर लिमिट आ जाएगी l प्लस डी। सेम चीज़ें एंगल के साथ होती हैं कि एलिमेंट लेते हैं और देखते हैं कि वो एलिमेंट एंगुलर
कितना डिस्प्लेसमेंट दे रहा है या उस पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है शुरू से आखिरी तक। अगर ये एलिमेंट बिल्कुल पास में होता और बिल्कुल दूर होता तो एंगल कितना वेरी कर रहा है, जैसे कि हमने पहले वाले एपिसोड में आपको बताया। तो वेरिएबल आपको देखना है एलिमेंट को इधर उधर पूरी बॉडी पर इस सिरे से उस सिरे तक भगा के, उससे आपको पता चलता है कि आपका जो वेरिएबल है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो वो आपकी लिमिट बन जाती है इंटीग्रेशन में। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ रहेगा। तो या अगला मतलब लीनियर केस, अगला लीनियर केस थोड़ा हम हार्ड रखेंगे, क्योंकि अब बहुत से आसान लीनियर केस आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे अभी आपने सिमेट्री का जम के यूज किया। क्या यूज किया? सिमेट्री का। और उसकी वजह से आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो रही थी, क्योंकि किसी चार्ज पार्टिकल का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का हाफ पार्ट और एक साइड का हाफ पार्ट और अपोजिट साइड का हाफ पार्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कैंसिल हो रहे थे। जैसे अभी याद है ना, जैसे ये डी निकलता था ऐसे करके थीटा एंगल पर, तो उस बॉडी का मान लो ये डी निकला हाफ बॉडी का और हाफ बॉडी का इधर निकला, तो इसका ये कंपोनेंट और इसके भी ये कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये कंपोनेंट अप डाउन के कैंसिल होते थे, केवल इधर का आता था 2d cos थीटा। ये बहुत आसान होता था ना, लेकिन अब हम आपको थोड़ा एसिमेट्रिकल मोड में लाएंगे। एसिमेट्रिकल मोड मतलब थोड़ा सा हार्ड मोड, जहाँ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी। कुछ ऐसा देखो ज़रा, ये भी आपका मुझे लगता है आपको थोड़ा समझा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जैसे एक लीनियर चार्ज है, मतलब एक रॉड है या वायर है मेटल का, और हमने इस पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो ये प्लस क्यू चार्ज पूरे रॉड पर ऐसे फैल जाएगा या वायर पर ऐसे फैल जाएगा। तो यूनिफॉर्मली लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से इस पर फैल गया, यूनिफॉर्मली लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड। इसकी लेंथ अगर L है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी Q/L आ जाएगी, आप जानते हो। अब कि हमने इस पॉइंट से D पॉइंट पर, D डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया P। देख लो, अब हमको अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है EP पर। क्या होगा? EP पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। थोड़ा और बढ़ाते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। देख रहे हो, यहाँ आपको सिमेट्री नहीं मिल रही है। अगर यही वायर ऐसे फैला होता तो कैलकुलेशन बहुत आराम हो जाती। अगर ये मिडिल पॉइंट होता, जैसे यहाँ बीच में कहीं, जैसे कि आपने पहले सॉल्व किया, यहाँ पे आओ, यहाँ कोई सिमेट्री नहीं मिल रही है, एक तरफा एक ही साइड में फैला हुआ है वायर, चार्ज वायर या चार्ज लीनियर चार्ज कंपोनेंट जो भी कह लो, एक कंडक्टर कह लो। और यहाँ से इस D डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, हमको इस P पॉइंट पर एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस चार्ज के चलते, जिसकी लेंथ L है और टोटल चार्ज Q है। समझ रहे हो? कैसे निकालोगे? हैं? देखो दिखाते हैं। काम तो वही करना है शुरू में, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से निकल आएगा। कैसे निकलेगा बताता हूँ। थोड़ा एक अलग ऐसे ही फ़ोटो बना लेते हैं इसकी। ये वायर जिस पर कुल Q चार्ज जो फैला हुआ है ना, यहाँ से D डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ऐसे ही तो है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी लंबाई L ही है, सेम है, मतलब ये
ये इस एक अलग बना रहे हैं ताकि आपको थोड़ा घोच पोच ना हो उस पर। चल रहे हैं, एकदम रायता फैल जाता है जब बहुत चीज़ें समझाने लगे। क्या करो कि लेंथ हमको पता है टोटल L है, तो यहाँ से एक वही अपना काम पुराना वाला x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो वायर का या इस कंडक्टर का, जिसकी लेंथ है dx, वेयर dx इज टेंडिंग टू 0, वही बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह, यानी एक पॉइंट एलिमेंट। ये पॉइंट एलिमेंट मान लो ये प्लस चार्ज है ना, तो ये पॉइंट एलिमेंट जो है इस P पर जो इस पॉइंट एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा Q। अगर इस पॉइंट एलिमेंट पर चार्ज अगर dq है तो dq इज द q बाई l और ये dx। क्यों? क्योंकि पूरी l लेंथ पर q चार्ज था तो dx लेंथ पर इतना चार्ज होगा, तो आप जानते हो कॉमन सेंस। तो इस dq चार्ज के चलते इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं तो लगे हाँ कि यहाँ सीधी लाइन गई है। इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है ये, तो अवे आएगा ऐसे। ओके, और अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी इधर हॉरिजॉन्टल है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। क्लियर? इस D के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर काम करेगा और एक इधर काम करेगा, तो ये हो गया DE और ये हो गया DE। अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो कंपोनेंट आ गए और इसके आते ही हमने इस DE को हटा दिया, या लिखा रहने दो, क्योंकि अब हम कंपोनेंट ले चुके हैं तो इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये एलिमेंट अगर यहाँ जाएगा तो एंगल बदल जाएगा। भाई ये एलिमेंट अभी यहाँ है, अगर यहाँ जाएगा तो x बदलेगा और इस पर पड़ने वाला एंगल बदल जाएगा। एंगल बदल जाएगा तो जो नया इस मान लो यहाँ हम कोई एलिमेंट दूसरा एलिमेंट लें, सेम एलिमेंट सेम साइज का एलिमेंट इस यहाँ पर लें वायर के इस हिस्से पर, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ऐसे, और उसके भी दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर काम करेगा, एक डाउनवर्ड काम करेगा। इधर की ओर डायरेक्शन मान लो अगर I और ऊपर की J तो नीचे की ओर -J। कोई दिक्कत? कुछ नहीं। लेकिन जो नया ऐसे ये नया एलिमेंट लोगे तो नया फील्ड बनेगा, उसका भी एक कंपोनेंट इधर और इधर जाएगा, लेकिन एंगल बदल रहा है। जैसे जैसे ये एलिमेंट लोगे ना तो ये एंगल अब की बार बदल गया, मतलब ये और ये सेम नहीं है, इसका मतलब एंगल वेरी कर रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम? कुछ नहीं करते हैं, सारे एलिमेंट के चलते जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यानी टोटल वायर के चलते जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट अलग अलग रखते हैं। तो D इक्वल टू आया हमारा D, ये कंपोनेंट I और प्लस DE साइन थीटा J। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको नेट फील्ड मिल जाएगा। तो जो नेट फील्ड आएगा पॉइंट P पर, ध्यान से देखना, जो पॉइंट P पर नेट फील्ड आएगा वो पूरे इसका इंटीग्रेशन होगा पूरे वायर का। अभी तो हमने एक एलिमेंट लिया है, इसी अगर हम पूरा निकालें इस पॉइंट पर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द होल कंडक्टिंग रॉड या होल लीनियर चार्ज एलिमेंट, पूरे लीनियर चार्ज एलिमेंट के चलते, तो क्या करना पड़ेगा कि एलिमेंट वाले चार्ज का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
तो वो आ जाएगा इंटीग्रेशन डी ई, ये मतलब ये तो कोई डायरेक्शन लिख रहे हैं और इसका इंटीग्रेशन, डायरेक्शन से हमारा कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इसको लिखना ज़रूरी है, बाकी ये इंटीग्रेशन में नहीं आता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका ये और ये दोनों का सम, डायरेक्शनली सम। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आई कंपोनेंट है, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आई डायरेक्शन का कंपोनेंट आया, और ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का, मान लो इसका नाम हम एक्स रख दें तो आई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस जे कंपोनेंट, थोड़ी देर के लिए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को पी को आप इस फॉर्म में ले आए, जिसका एक कंपोनेंट टोटल इसका इस डायरेक्शन में काम करेगा और दूसरा इस डायरेक्शन में काम करेगा, जे का माइनस जे यानी इधर। कोई दिक्कत? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर और ई वाई स्क्वायर। अब यहाँ वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने डायरेक्शन तो ले ही ली अलग से, तो वेक्टर लगाना छोड़ देंगे। डायरेक्शन अगर हमने पहले से ही ले ली है तो ये सिर्फ एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि वेक्टर में न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होती हैं। अब हम आई और जे यानी कैप यानी डायरेक्शन अलग से लिखने लगे हैं, तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसका मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया, जो भी आएगा टोटल जो भी आएगा रिजल्ट पूरे के चलते, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी अगर आई कैप डायरेक्शन से यानी इस डायरेक्शन से अगर यहाँ पर नेट फील्ड कोई आया ईपी ऐसे पूरा टोटल, तो वो आई कैप डायरेक्शन से अगर ये एंगल एल्फा बना रहा है तो आ जाएगा उसका एक्सप्रेशन, हम आपको बता चुके हैं ये सब, ई एक्स अपॉन ई पी का मॉड, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। अब देखो ये तो हुआ हमारा कॉन्सेप्ट, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट कि ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अब हमको ये पार्ट और ये पार्ट सॉल्व करना है। आई और जे नहीं लिखने हैं, केवल इतना पार्ट और इतना पार्ट सॉल्व करना है बस, पूरे वायर के लिए। वो तो बहुत आसान है। डी मतलब इस एलिमेंटल चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी इक्वल टू, भाई यहाँ पर डी है ना, तो डी निकालेंगे पहले। डी इज नथिंग बट इज ए, डी डायरेक्शन नहीं लेनी है, डी इज ए ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, चूँकि डायरेक्शन का हम पहले ही यूज कर चुके हैं। तो इस डी एक्स एलिमेंट के चलते पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डी, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे बस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उस एलिमेंट पर चार्ज है डी क्यू, और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। यही तो आपने पढ़ा है ना, ये हो गया डी। अब आगे ये भी आ रहा है तो इसको भी लिखेंगे डी कॉस थीटा, थोड़ा जोड़ देते हैं तो कॉस थीटा, कोई दिक्कत? और सिमिलरली हम डी साइन थीटा लिख देंगे तो वो आ जाएगा कुछ नहीं, बाकी सब सेम रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई, अब ये इस अंडर रूट का स्क्वायर पर स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना आ जाएगा। तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साइन थीटा मतलब साइन थीटा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे ना। चलें आगे, कोई दिक्कत? लेकिन हमको थीटा वीटा नहीं पता है, तो हम थीटा को भी थोड़ा चेंज लाएंगे। हमको हमारा वेरिएबल है केवल एक्स,
पता हमको सिर्फ डी था जो कांस्टेंट है हमारे लिए, क्यू हमारे लिए कांस्टेंट है, लेकिन हमारा वेरिएबल है एक्स। ठीक है, एक्स हमारा वेरिएबल है तो हम सब कुछ एक्स में ले आएंगे। तो 1/4πε0 डी क्यू, यानी इसका चार्ज डी क्यू, क्यू बाई एल डी एक्स, तो क्यू बाई एल और ये डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लाएंगे केवल x के फॉर्म में, तो d डिवाइडेड बाई दिस, तो d डिवाइडेड बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया काम। और सिमिलरली इसको 1/4πε0 डी क्यू की जगह पर q बाई एल डी एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये तो ऐसा ही रहेगा। और साइन थीटा इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी x डिवाइडेड बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत कुछ नहीं, इसमें से जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। तो कांस्टेंट है क्यू एल, तो q बाई 4πε0 एल, डी भी कांस्टेंट है d, और ये आ जाएगा dx बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और सिमिलरली यहाँ पर q बाई 4πε0 एल और dx बाई एक्स डी एक्स वेरिएबल है, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया आपका डी साइन थीटा, और ये आ गया आपका डी ई। अब देखो ये डी ई, इसका इंटीग्रेशन चाहिए था हमें टोटल के लिए, और इसका चाहिए था क्योंकि यही है टोटल ई एक्स। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करो, तो यानी इंटीग्रेशन, और यही है हमारा एक तरह से ई एक्स, और एक्स मतलब ये ई एक्स मतलब कुछ नहीं, बस आई डायरेक्शन में काम करने वाला टोटल, और ई वाई हमने लिख दिया था जे डायरेक्शन में नीचे काम करने वाला टोटल। ठीक है, अब देखो इतना तो हमने कर लिया। अब देखो इस एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट, इसके लिए x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, उसके लिए x का वेरिएशन, यही एलिमेंट अगर यहाँ होता तो x की वैल्यू 0 होती। भाई वायर तो या लीनियर चार्ज तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो यही एलिमेंट वेरी कर रहा है एक तरह से हमारे लिए। तो अगर हम ये एलिमेंट यहाँ पर वायर के इस हिस्से पर लेते तो यहाँ के लिए x 0 आता। भाई x क्या है, इस एलिमेंट से इस पॉइंट की दूरी। तो अगर ये यहीं पर होता तो x 0 आता, और अगर ये यहाँ पर होता पॉइंट सबसे लास्ट में एलिमेंट, तो यहाँ के लिए x = l आता। तो लिमिट हमारी मिल गई x = 0 से x = l और x = 0 से x = l। बस हो गया। ये है आपका टोटल, जो निकलेगा वो है आपका ex, और ये जो टोटल निकलेगा ये है आपका ey। सेम यही, इसी का इंटीग्रेशन ex और ey। आप इन दोनों को जब निकाल लेंगे ex और ey को, तो नेट जो आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी केवल ex² और प्लस ey²। और अगर वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस आई कैप मतलब इस डायरेक्शन से, इस वायर के इस डायरेक्शन से अगर वो अल्फा एंगल बनाएगा, तो आप जानते हो वो आ जाएगा केवल ex डिवाइडेड बाई EP। ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, यहाँ कोई डायरेक्शन का काम नहीं, क्योंकि डायरेक्शन का काम हमने पहले ही कर रखा था। इसको ex बाई EP लिख सकते हो, डायरेक्शन हमने यहाँ पर पहले ही सॉल्व कर रखी थी। तो इस तरह से हम निकालते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालना है जब प्रॉब्लम एसिमेट्रिक हो। जब प्रॉब्लम एसिमेट्रिक है, मतलब हमको सिमेट्री नहीं मिल रही है, तो हम दोनों कंपोनेंट का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। दोनों कंपोनेंट का
यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन बताएगा टोटल फील्ड का ये कंपोनेंट और ये इंटीग्रेशन बताएगा टोटल फील्ड का ये कंपोनेंट। फिर हमको जब टोटल पता चल गए तो हमने उसका नेट वैल्यू निकाला, वो आप जानते हो बिल्कुल वेक्टर का सीधा फंडा है। तो ऐसे निकाल लेंगे और उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी एक के साथ, किसी एक डायरेक्शन के साथ अगर कोई एंगल बना रहा हो तो आप उसको ऐसे निकाल सकते थे। ये तब है जब नेट फील्ड की डायरेक्शन हमने आई मतलब इस ओर से ली है। अगर आप इस ओर से निकालना चाहते कि ये कितना एंगल है बीटा, तो जस्ट यहाँ पर एक्सप्रेशन चेंज हो जाता, कॉस बीटा इक्वल टू ई वाई बाई ई पी, ऐसे। ठीक है, ये सब हमने आपको वेक्टर अलजेब्रा में बहुत अच्छे से समझा दिया है पूरा वेक्टर, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। पड़ा रहने दो, कौन मिटा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।